रेडियो नोडा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना एक खास प्रोग्राम जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है मंथन विद मधुलिका तनेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि मंथन विद मधुलिका तनेजा आखिर इस प्रोग्राम में होगा क्या। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तमाम आपकी रिलेशनशिप की कि जिन रिलेशनशिप की वजह से कई बार आप अपने जीवन के अंदर परेशान हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके जीवन में उतरने वाले हैं मधुलिका जी के साथ में। और मधुलिका जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं बता दूं उनके बारे में कि वो एक लाइफ कोच हैं और एनर्जी हीलर हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मधुलिका तनेजा जी का। मधुलिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी लवली। तो आज की जो शुरुआत हम कर रहे हैं मंथन, जो कि पहले तो चिंतन होता है और उसके बाद मंथन होता है। तो चिंतन करने के बाद में कोई भी विचार आता है उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं और फिर उसको मंथन करने के बाद में हमें कोई निचोड़ मिलता है। तो आज हम शायद इसी उम्मीद से आपके साथ बैठे हुए हैं कि जो मंथन के बाद में जो कुछ चीजें हमें मिलेंगी शायद वो हमारा दिशा निर्देश कर सकती हैं। बिल्कुल। तो आज का जो एपिसोड है मधुलिका जी, मैं करना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ओवर सेंसिटिव लोग हैं, जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील, हिंदी में अगर उनको हम बोलें कि भाई बहुत छोटी छोटी बातें जो है उनको लग जाती हैं, बड़े टची होते हैं, बड़े चीजों में बड़े रिएक्ट कर देते हैं, दिल पे ले लेते हैं, उनको कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला तो मैं आपसे सवाल जो करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से वो ये है कि जो रिश्ते हैं उनमें छोटी छोटी बातें जो हैं वो इतनी ज्यादा क्यों चुभ जाती हैं लोगों को कि लोग सालों साल उन बातों के साथ में रहते हैं। जी जी जी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बातें चुभ जाती हैं, हर्ट है ये एक तरह का। और जिस हर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये रिश्तों में अंदरूनी दर्द है लोगों के अंदर जो हम मानसिक तौर पे इमोशनली फील करते हैं। आपने कहा बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो ये जो जिस हर्ट की आप बात कर रहे हैं ये एक इमोशनल पेन है, राइट। तो हमें ना ये दर्द को समझने से पहले कुछ ग्राउंड रियलिटी को समझना है। इंसान, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। रिश्तों में ना हमारी एक तलाश होती है, बड़ी बेसिक है ये। जैसे हमें अपने जीवन में खाना चाहिए अच्छे शरीर के लिए, तंदुरुस्त शरीर के लिए, ऐसे ही हमारा एक इमोशनल वेलबींग है। सबसे पहला की पॉइंट है सेफ्टी। जिन रिश्तों में आपको सेफ फील होता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ फियर है, आप जो हैं जैसे हैं अपने आप को वैसे व्यक्त कर सकते हैं, वैसे फियरलेस हैं, आपको कोई जजमेंट नहीं मिलता, आप जैसे कोई हैं, बनावटीपन नहीं है, आपको कोई मास्क लगा के उस रिश्ते में नहीं रहना है, आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, खुल करके रहना है। मतलब आप सेफ हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से में हैं, आप छुपाने की जरूरत नहीं है आपको वहां पर कोई चेहरा नहीं लगाना, कोई नकाब नहीं पहनना। आप अगर वल्नरेबल हैं, आप इमोशनल हैं, आपके मेंटल ओपिनियंस अलग हैं, तो भी आपको पूरी तरह से सुना जाता है। दैट फील्स सेफ, दैट इज अ सेफ्टी दैट यू फील सेफ इन सच अ रिलेशनशिप। दूसरी जरूरत है, इसको हम ना इमोशनल नीड्स बोलते हैं। इमोशनल, बिकॉज लव इज एन एनर्जी। लव एक इमोशन नहीं है सुशील जी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि लव इज नॉट एन इमोशन। लव एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो कि जागृत होती है जब ये इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं हमारी रिश्तों में। दूसरी हमारी इमोशनल नीड है टू बी सीन, टू बी हर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड। इनका मतलब है कि टू बी सीन का मतलब है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, वैलिडेट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। आपके लिए किसी ने कुछ किया और जब आप उसको अप्रिशिएट करते तो सामने वाला अपने आप ही फील करता है दैट आई एम सीन, राइट, आई एम रिकॉग्नाइज्ड, आई एम एक्नॉलेज्ड। दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। टू बी हर्ड अगेन, कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे से अलग हो सकता है। जो आपके ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लाइक जो आपके लिए, जो रिश्ते आपके लिए वैल्यूएबल है, जहाँ आप प्यार चाहते हैं वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके ओपिनियंस चाहे अलग हैं मगर आप ओपिनियंस अलग होते हुए भी साथ बैठकर एक दूसरे को सुन सकते हैं। आप जो बात नहीं कह पा रहे वो भी वो समझ पाते हैं। टू बी हर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड, अगेन दैट इज इक्वल टू बी अंडरस्टूड, कि आप जैसे हैं, आपकी अगर कोई बात सामने वाला समझ पाता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड जजमेंट कि ओके दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई माइट नॉट इक्वेट विद दैट, I might not be in the agreement of that, but I understand your point of view. Person feels loved.
There's another key role of trust. That is an emotional need, एक loyalty. जहाँ पे loyalty नहीं है वहाँ पर love आ नहीं सकता. वहाँ पे वो प्यार की ऊर्जा जागृत नहीं होती है. Loyalty, trust that what I am, who I am, सामने वाला आपके ट्रस्ट को अगर ब्रेक करता है तो ये एक इमोशनल नीड है जो पूरी नहीं होती. और लास्ट इमोशनल नीड है हमारी विच इज बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि आई मैटर टू यू, आई एम इम्पोर्टेंट टू यू. ऐसा आप देखेंगे कि परिवार आपका है और परिवार के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि यू मैटर, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी. स्पेसिफिक लोगों के परिवार चाहे 10 लोगों का भी है, लेकिन कोई 2 लोग उसमें ऐसे हैं जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं, तो आप उनके साथ आपका प्यार बढ़ता है. वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, वो ऑफिस स्पेस में भी 100 लोगों के बीच में कुछ 4 लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं दैट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, सो यू बिलोंग देम, यू बिलोंग टू देम. जब ये इमोशनल नीड्स हमारी पूरी होती हैं, और इनफैक्ट मैं आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि वो देखें कहीं ना कहीं जहाँ वो हर्ट है, इनमें से कोई एक इमोशनल नीड है जो पूरी नहीं हो रही है और वो उस वजह से हर्ट हो रही है. तो ये मतलब बीसी के अगर तह में जाकर के अगर देखें तो ये जो 3-4 चीजें आपने बताई हैं, ये अगर कहीं फुलफिल नहीं हो रही हैं तो वहीं पे ही गड़बड़ है. कुछ ना कुछ यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि भाई गड़बड़ कहाँ है. यही मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं. बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इमोशनल नीड्स अनफुलफिल्ड हैं और उनकी हम उम्मीद करते हैं लोगों से. तो मैं अगर इसकी एक फॉर्मूला देना चाहूँ कि एक्चुअली हर्ट इज ऑलरेडी देयर. लोगों में हर्ट ऑलरेडी है, उनकी वो नीड्स फुलफिल्ड नहीं है और वो उसकी उम्मीद करें. दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स. अब आप बताइए एक्सपेक्टेशन की स्पेस क्या है? एक्सपेक्टेशन है मतलब हम उम्मीद ही चीजों ही करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, राइट? जो चीज हमारे पास है हमें किसी से नहीं चाहिए होती. बहुत साधारण सी बात है. उम्मीद जो बांधना है वहाँ हमें हर्ट मिल जाता है, या फिर हम कहते हैं कि मैंने दिया और मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, वहाँ पे हमको हर्ट मिलता है. मगर यही यूनिवर्स की साइंस है, एनर्जी साइंस यही है कि अगर आप किसी से आपकी रिक्वायरमेंट 1000 रुपए की है, सामने वाले की जेब में 100 रुपया है, तो वो दे सकता है क्या? वो नहीं दे सकता. नहीं दे सकता, बिल्कुल. तो गलत जगह पे नंबर डायल हो रहा है, ये कह रहे हैं. एग्जैक्टली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो वतुलिका जी, बड़ा अच्छी तरीके से आपने समझाया. श्रोताओं, आप भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को और कहीं ना कहीं हम आपकी ज़िंदगी में जो कुछ गहरे तल पर चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है मंथन विद मधुलिका तनेजा. ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं. मैं इस प्रोग्राम को लेकर के हाजिर हूँ सुशील भारती, रेडियो नोएडा 107.4 पर. इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है. जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है. जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या. जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या. हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ
फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वेलकम बैक। रेडियो नोएडा 107.4 पर प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा और मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हर्ट हैं, बहुत बुरी तरीके से हर्ट है, ओवर सेंसिटिव हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मधुलिका जी ने बताया था कि प्रेम एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा जो है वो कब उत्पन्न होती है, जब आपकी कुछ ऐसी स्पेशल नीड्स हैं जो वो फुलफिल होती हैं। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। मधुलिका जी, जैसे आपने कहा कि कुछ बातें मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस की तरफ भी चली गई थी और आपने कहा कि ऊर्जा जो है वो जब उत्पन्न होगी तो प्रेम वहां से उत्पन्न होगा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आपको मिल गया, आप सुने जा रहे हैं, आपकी बातें समझी जा रही हैं, है नहीं? तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं प्रेम का बीज जो है वो हो गया। और बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि कोई आपको जज नहीं करता है जिस स्पेस के अंदर हैं आप। तो मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये भी है कि अपने पार्टनर से बिना कुछ कहे ही समझ जाने की हम उम्मीद करने लगते हैं कि भाई वो समझ जाए। और कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि जैसे कि भाई तुम्हें तो ये समझना चाहिए था, तुम्हें तो ये करना चाहिए था और तुम्हें तो इस समय पे बोलना चाहिए था, तुमने तो समय पे बोला नहीं, तो तुमने किया नहीं। तो वहीं पे ही डिफरेंसेस आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग महसूस करते हैं कि हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें अपने आप ही समझना चाहिए कि हमारी क्या जरूरतें हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इसको ना मैं कहूंगी कि ये ना अनस्पोकन साइलेंट एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपने अपने अंदर रखी हैं, लेकिन कभी उनसे हम बात नहीं करते इस बारे में, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेट नहीं करते, कम्युनिकेशन हम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान खुद ही नहीं जानता कि एक्चुअली मेरी इमोशनल नीड्स हैं, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। जब लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनको ये बातें बताती हूँ तो दे एक्चुअली रूल आउट कि एग्जैक्टली हमें रिश्तों में वैलिडेशन, लोग क्योंकि बहुत सारी लेडीज आती हैं जो ये कहती हैं कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है रिलेशनशिप्स में, मैं करती हूँ बट मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, दे डोंट ऑनर मी। तो आई टेक देम टू देयर ओन माइंडसेट कि कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल नीड बचपन से ही नहीं पूरी हुई है। आप वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके श्रोताओं का ध्यान लेकर जाना चाहूंगी एनर्जी साइंस के ऊपर, बिकॉज आप क्या है कि आप जिस चीज की देखिए, नीड का मतलब क्या है, मेरे पास नहीं है, राइट? आप मांग रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, लेकिन अंदर वाइब्रेट किस बात पे कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास ये नहीं है। देखिए, यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्स डजंट गिव अस व्हाट आई वांट, व्हाट यू वांट, यूनिवर्स गिव्स अस व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग एट। इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट आई डोंट हैव रिस्पेक्ट, सो आई नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट हैपेंस? यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग एट। तो अगर अंदर आपके अंदर ही रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर आपको लग रहा है ही नहीं मेरे पास तो मुझे लोग दें, इसका मतलब कहीं लैक है आपके अंदर। ऐसे लोगों के अंदर खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की कहीं कमी है जो वो बाहर से चाह रहे हैं। होता है क्या सुशील जी, ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे पार्टनर्स आएंगे, ऐसे क्लोज रिलेशनशिप में उनको डिसऑनर किया जाएगा, उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है और वो कहते हैं यार मैं इतना देता हूँ लेकिन मेरे को मिलता ह्यूमिलिएशन है। मैं आपको बताना चाहूंगी इसका स्पिरिचुअल रीजन यही है, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उनकी इंटरनल एनर्जी खुद की वॉइड में है, लैक में जा रही है। यूनिवर्स ने हमें अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए कहा गया है कि आपको क्रिएट करना है पहले जो आप चाहते हो, और वो आपके आसपास अपने आप आता है। हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी रियलिटी को, मैग्नेट है। अगर मैग्नेट में लैक है ही नहीं मेरे पास और बाहर से मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स हमको चैलेंज देता है। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके बड़े खास होंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अब्यूज करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, जबकि आप चाहते हो उनसे रिस्पेक्ट है। वो स्पिरिचुअली आपको चैलेंज कर रहे हैं टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ वर्थ। वो स्पिरिचुअली आपको, वो बेसिकली आपको वो सिखाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये यूनिवर्स का सिद्धांत यही है, काम करने का डिवाइन तरीका ही यही है। यूनिवर्स टीचेस अस बाय पुटिंग अस इनटू चैलेंजेस। ये कोर साइंस है स्पिरिचुअलिटी की। वो चुनौतियों में और बहुत जो भी संकट है, परेशानियां, उसमें डाल देता है कि अब आप सीखिए। और लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई विपत्ति आ गई हमारे ऊपर, परेशानियां आ गई हैं, दुख आ गए, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो एक क्वेश्चन दिमाग में जो आ रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी की है कि पार्टनर के बिना कुछ कहे समझ जाने की उम्मीद, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई मतलब समझ जाओ, है नहीं? कुछ मैं रील भी देखता हूँ आजकल, तो
उसमें बोलते हैं कि भाई जब वहां से वो आइसक्रीम का ठेला जा रहा था तो क्या तुम्हें समझ नहीं जाना चाहिए था कि मुझे आइसक्रीम पसंद थी? तो उसने कहा कि क्या करता, मैं ठेला पकड़ लेता क्या? तो मतलब ऐसे मजाक में चलता है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी शायद नीड्स हैं कि वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पैम्पर होना चाहते हैं, या फिर वो मतलब चाहते हैं कि भाई इनके मन के अंदर ये बात आए, लेकिन कमबख्त आती नहीं है उनके अंदर। तो इसके लिए क्या वजह है उसकी? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। ये ना मेंटल कंडीशनिंग है सुशील जी। बचपन से हमने अपने माँ बाप को देखा है, हम अपने जीवन में जो करते हैं हमने कहाँ से सीखा? अपने माँ बाप से। हमारे बचपन में हमने देखा कि प्यार कभी मांगा नहीं जाता, हमने तो उल्टा क्या देखा है, सैक्रिफाइस किया जाता है। एडजस्टमेंट्स रिश्तों के नाम पे, रिश्तों के डायनेमिक्स में एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, दीज आर नॉर्मलाइज्ड थिंग्स। ये नॉर्मल है और इसी को ही हम प्यार समझते हैं। ठीक है, ये इनका कोई रिस्पेक्ट से लेना देना नहीं इन शब्दों का। बिल्कुल भी देखिए, हर चीज अलग है। आपकी जहाँ आपके लिए प्यार है, जहाँ इज्जत है, वहाँ पर ना सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो स्वाभाविक तरीके से हो जाते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमने ऑब्जर्व करके और हमें सिखाया गया है कि आस्क तो कभी देखा ही नहीं। हमने कभी देखा अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को कि वो बात कर रहे हैं अपनी इमोशनल नीड्स के बारे में कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, या ये चीज मुझे पसंद है, या हमने कभी अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को कभी देखा हो कि वहाँ पे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करते हैं। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं जिन बच्चों ने वही एज एन अडल्ट उसी कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। उनको आस्क करना आता नहीं है। पहली बात, उनको अपनी इमोशनल नीड्स नहीं पता, उनको आस्क करने की कभी हैबिट पड़ी ही नहीं है कि मांगना भी होता है, हम मांग सकते हैं, हम कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें आज पीपल में हेट मी व्हेन दे लिसन टू मी एंड दे मे ऑब्जेक्ट मी कि यार आस्किंग इज टू डिमांडिंग, इट इज बीइंग वेरी ग्रीडी, हाउ कैन आई आस्क? क्योंकि ऐसे लोग, मैं भी शुरू में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, आई स्टार्टेड माई कॉन्शियसनेस जर्नी, आई एक्चुअली हैड अ क्वेश्चन, इट्स बीइंग वेरी ग्रीडी, वेरी नीडी एंड वेरी सेल्फिश ऑफ मी, वेरी डिमांडिंग ऑफ मी टू आस्क कि दिस इज व्हाट आई नीड, राइट? बट एट द सेम टाइम आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि आप अगर मांग नहीं सकते तो कम से कम आपको ये तो दिखता है कि आप देते इतना जा रहे हैं कि आपका कप खाली हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग समटाइम्स टू जस्ट कीप गिविंग। So balance is very, very important. If you don't feel that balance is there, then asking is important, and we can ask people very gently and calmly before knowing that what my needs are. और मैं ना आपके सामने आज एक बहुत ही स्पिरिचुअल, बिकॉज माई कोर एसेंस इज, माई बेस इज वेरी स्पिरिचुअल। आप हनुमान चालीसा में, हम तो एक्चुअली हमें ना भगवान से ही मांगने को नहीं सिखाया गया। भगवान से भी हम समझते हैं कि भगवान को तो सब पता है, वो अपने आप दे देंगे हमको। आस्क, मैनिफेस्टेशन साइंस का पहला स्टेप है आस्क। मांगो, क्या चाहिए आपको? मतलब हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम हनुमान जी से भी बोलते हैं, बल बुद्धि देहो मुझे ये दो, राइट? कृष्ण ने अर्जुन से हमेशा पूछा है कि पार्थ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान सामने खड़े हैं अर्जुन के और पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, राइट? बिल्कुल। हम जब संकल्प लेते हैं कोई पूजा हवन करने से पहले, तो एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि हमें क्या चाहिए इस पूजा से, इस हवन से। तपस्या करता है, साधना करता है मुनि, तो भगवान अवतरित होकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? बोल बच्चा, तुझे क्या चाहिए? तो हम क्यों नहीं कहते कि हमें ये चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिना कहे वो सोचते हैं कि भाई लोग जो हैं हमारी मन की बात, हमारे दिल की बात समझ जाएं। वो अपने पार्टनर की बात समझते हैं, वो अपने आप से सवाल करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है मधुलिका जी ने कि भाई आपको मांगना होगा। मांगना से मतलब ये नहीं कि आप किसी के पीछे ही पड़ जाएं कि भाई मुझे ये भी चाहिए। यू शुड नॉट बी टू डिमांडिंग, बट द पॉइंट इज कि जो आपके इमोशनल जो चीजें हैं, जो आपके ऊपर बीत रही है या घट रही है, जो आपको महसूस हो रहा है, वो जरूर आप अपने पार्टनर से कम एक संवाद बनाइए, उनको बताइए तो सही। जी, ये जरूरी नहीं है कि ये पार्टनर है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी ऐसा सेफ कंटेनर। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में एक पार्टनर ही होता है जो हमें सब कुछ दे सकता है। हमारी इमोशनल नीड जरूरी नहीं है। आपको पास्ता पसंद है, उसको डोसा पसंद है, अलग अलग ओपिनियंस के लोग हैं, लेकिन आपको जो चाहिए यूनिवर्स में, जीवन में, आपको वो मिलेगा। लेकिन आप कहना सीखिए, अभिव्यक्त करना आपको आना चाहिए, एक्सप्रेस करना। With people who you feel safe with, you can talk to.
बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओ, यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा आज हो रही है कि जिस पर बात की जा रही है प्रेम की ऊर्जा की, और किस तरीके से जो लोग समाज के अंदर हर्ट हैं उनकी क्या वजहें हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम मंथन विद मधुलिका तनेजा, सुशील भारती के साथ। 7.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है मंथन विद मधुलिका तनेजा। और ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि आपकी जो इमोशनल जो नीड्स हैं या आपका जो जीवन है, आपके जो रिलेशंस हैं, उनको आप कैसे सहेज करके संभाल करके रख सकते हैं। और जो हम चर्चा कर रहे हैं आज ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा हर्ट है, ओवर थिंकर है, ओवर सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्टक हो गए हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आपको कहना पड़ेगा, आपको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। मधुलिका जी, यही शायद हम बात कर रहे थे कि आपको कहना आना चाहिए कि भाई ये मेरी नीड है और मुझे, क्योंकि बिना बताए तो कोई समझेगा नहीं, या नहीं, क्योंकि आपको चाहिए, आपका जीवन है, आप परेशानी में है, फील आप कर रहे हैं, दिक्कत आपको हो रही है, तो फिर कोई पड़ोसी थोड़ी पूछेगा आकर के। और ये अपेक्षा हम शायद करते हैं कि सामने वाला आदमी जो है वो पूरी तरीके से समझ जाए हमारी बात को। और आस्किंग क्रिएट्स पॉसिबिलिटी और दैट साइलेंट एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स अ लूप ऑफ लैक एंड हर्ट। सिंपल सी बात है, पूछेंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी। आप बात करिए इस बारे में, पॉसिबिलिटी बनेगी। ये अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी होती है मधुलिका जी कि बहुत ज्यादा अगर लोगों को लगे, क्योंकि जैसे आपने पहले ही कहा था कि भाई उनके पास देने के लिए तो है नहीं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें गुस्सा आने की संभावना है, दिल तोड़ने की संभावना है, आपको परेशान करने की संभावना भी बन सकती है अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते हैं। देखिए, जो चीजें हम मांग रहे हैं जरूरी नहीं है कोई चीजें हैं। मैंने 100 रुपए का एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को, आप देखेंगे कि वाइफ्स ऐसे बोलते मुझे तो बस 2 गोलगप्पे खिला दो मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ, वो भी बोलते हैं बड़ी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है मैं। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल पोजेशंस इन लाइफ कि आपको कितना मटेरियल वेल्थ या कोई मटेरियल एसेट या मटेरियल हैप्पीनेस देता है। देखिए, इमोशंस की बात है। अगर आप ये समझेंगे पहले कि मुझे एप्रिसिएशन, मुझे वैलिडेशन और रिस्पेक्ट की जरूरत है, और आप एक सेफ कंटेनर में अपनी बातों को व्यक्त करेंगे ना, तो जो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, जो लोग आपको प्यार भी नहीं करते ना इतना, लेकिन आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं उस रिश्ते में, और वो उस रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं, तो वो जरूर ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट है जो हमें रिश्तों में लेकर आनी है। आप दूसरे को जब तक नहीं बताएंगे, दूसरे का दिमाग कैसे चलेगा इस बात पर कि ये मुझे कैसे देना है अपने साथी को, अपनी माँ को, पिता को, बच्चे को, पत्नी को, कि कोई भी रिश्ता हो, कि मुझे रिश्ते में ये होना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आप वो देना भी शुरू करें, जो देते हैं यूनिवर्स से वो वापस मिलता है। बिल्कुल। मधुलिका जी, मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर रिस्पेक्ट पहला ही नियम है, पहला ही कदम है कि भाई अगर रिस्पेक्ट है तो प्रेम होगा, इस तरह से जो चीजें हैं, तो आप कितना सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को कुछ मत दीजिए जीवन में, एक बेसिक रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। जो हम किसी से रिश्ता ना होते हुए भी एक साथ चलते इंसान को भी हम दे सकते हैं, और कुछ मत दे जिनसे आपको कोई रिश्ता भी नहीं। क्योंकि इसमें मैं कहूंगी कि मेरी जो पूरी रिलेशनशिप साइंस है जिसपे मैं काम करती हूँ, उसका बेस इज एक ओंकार। हम सब वही नर हैं, जो नारायण का रूप है। आपके घर में काम करने वाली हो, आपके बॉस हो, आपका कोई कलीग हो, एक बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट समबडी एज ह्यूमन, फर्स्ट बीइंग ह्यूमन। पहले से मैं तो उस स्पेस में आज आ चुकी हूँ अपने जीवन में जहाँ मुझे लगता है कि हर एक में डिवाइन देखो, हर एक में डिवाइन है। बट ये है कि हमारी ईगो आइडेंटिटी में हम जीते हैं जब हम 3D दुनिया में रहते हैं, प्लैनेट अर्थ में। तो हमें हमारी ईगो कहती है कि ये इंसान छोटा बड़ा है, इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट्स हैं, इसके ये पोजीशंस हैं, इसके बोलने चालने के तरीके से हम दूसरे को कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम छोटा बड़ा का नाम देते हैं। मगर जो सच्चाई है वो ये है कि हर नर में नारायण है, और आप जो देखेंगे वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक रिस्पेक्ट तो बिल्कुल बनती है। बिल्कुल। जो कि कुछ लोग मैंने मिले थे मुझे, वो हमेशा ही कहते थे कि मैं आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो शायद वही उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मधुलिका जी, कई बार बहस जो है कुछ रिलेशनशिप में वही झगड़े बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही लोग पड़े रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ भी बदलाव नजर नहीं आता है। वो सोचते हैं कि बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखते हैं फिर वही झगड़ा हो गया, फिर वही बहस चालू हो गई। तो रेपिटेशन जो है वो बार बार होती रहती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, रेपिटेशन उसी चीज का होता है जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। झगड़ा हुआ लेकिन सोल्यूशन पे नहीं आया, इसलिए झगड़ा रिपीट हुआ। किसी पॉइंट पर नहीं पहुंचे आप, या सोल्यूशन नहीं हुआ, आप उससे बाहर नहीं आ पाए, तो हम झगड़े की रूट को समझते हैं फिर। ठीक है, रूट कॉज से जो चीज समझ में आ जाएगी ना, तो वो पेड़ बनेगा ही नहीं। तो रूट कॉज
फर्स्ट झगड़े का क्या होता है, देखिए कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, पूरे प्लैनेट पे किसी का डीएनए भी सेम नहीं है, अलग है हम सब लोग आपस में। और इट्स लाइक एक आम है और एक सेब है। अब आम और सेब में कहें कि कौन सा बेहतर है, ये तो बेवकूफी है ना कहना। हर एक की अपनी खूबी है, हर एक की अपनी कमजोरी भी है। कोई ज्यादा मीठा है, कोई कड़वा भी है, लेकिन जो कड़वा है उसकी अपनी खूबियां हैं, उसके होने की अपनी प्रकृति ने बैलेंस बना के रखा है हर चीज में। ह्यूमंस के अलावा किसी को किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो सब हार्मनी में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ना हम लोगों में, इस डिफरेंस को हमें समझना होगा अपने साथ रहने वाले लोगों को, रिश्ते में, परिवार में, माँ बाप में, बच्चों में, पति पत्नी में, दोस्तों में। ये जो एक बेसिक डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस किस चीज का होता है? हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, हमारे टेस्ट अलग होते हैं, हमारी वैल्यूज अलग होती हैं। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, हमारी नीड्स अलग हो सकती हैं, इमोशनल नीड्स, हमारी हैबिट्स अलग हो सकती हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं। तो जब ये डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को अगर आप हार्मनी में इस डिफरेंस के साथ लोगों के साथ रहते हैं, जहाँ पर आप सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो, अलाउ करते हो, आपकी जजमेंट नहीं है उसके लिए। देखिए इसके लिए बड़ा ओपन स्पेस चाहिए होता है। ये स्पेस जब बन जाता है ना परिवार में, दो लोगों के बीच में, बिल्कुल सही। या जब ये स्पेस बन जाता है ना, वहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, वो रिश्ते थ्राइव करते हैं। जहाँ पे दो इंडिविजुअल लोगों को उनके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ से एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, ओपन अप करते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस सेलिब्रेट हो रहा है, डिफरेंस हमें एक दूसरे से ग्रो करा रहा है कि अच्छा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ सीखा, ये शेयरिंग है। मगर जहाँ पर ये डिफरेंस में हम रॉन्गनेस अटैच करते हैं कि ये गलत है, तुम्हारी बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक मैं की पॉइंट दूंगी, शुड और मस्ट। जहाँ हम कहते हैं ना कि ये शुड ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड और मस्ट जहाँ हम डालते हैं लोगों की ओपिनियंस, हैबिट्स, नीड्स, पॉइंट ऑफ व्यूज में, वहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट आता है। पहले आते हैं कॉन्फ्लिक्ट, नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस था विच इज स्वाभाविक, विच इज नेचुरल, बट यू हैव अटैच्ड रॉन्गनेस, ये गलत है। वहां पे क्या आया? कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, वो एक बेस बनता है। तो ये ह्यूमन टकराव का बेस बनता है। ये ह्यूमन है ना, हर इंसान की ना एक बेसिक हमारी टेंडेंसी है टू सेव एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ये हमारा ब्रेन डिजाइंड है कि मेरी टेरिटरी, दिस इज हाउ, बिकॉज हम अपने वैल्यू सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं अनलेस अनटिल वी आर लॉजिकल माइंड इज गेट्स अ रीजन कि मुझे क्यों ये नहीं करना चाहिए। हम इमोशनली हाईजैक कर देते हैं अपने ही लोगों पे कि यार ये गलत है। अरे आप बैठिए, बातचीत करिए, ओपन अप करिए, किसी को कॉन्फ्रंट, डिफेंड, मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? अपने ही तो हैं, साथ बैठिए, उनको सुनिए, आपस में समझिए क्या बात है, क्या सोच विचार हैं। लोग तो इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं आजकल रिलेशनशिप। सबसे पहले तो इमोशनल हाईजैक इतना बड़ा मुद्दा है ना, जिसकी वजह से हम रिएक्टिव और इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज देते हैं कि सामने वाला क्लोज हो जाता है कि भैया बात ही नहीं करनी। तो दो ही तरीके हो, तो एक बंदा ना या तो डिस्टेंस बनाना शुरू कर जाता है साथ रह के भी, या फिर झगड़े करने लग जाता है। तो ये जो झगड़े वाला एलिमेंट है ना, ये वही एलिमेंट है जहाँ पर हम ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और हम कोई डिफेंड कर रहा है, कोई कॉन्फ्रंट कर रहा है। और इसके बिना जो वजह है वो यही है कि या तो उनकी कोई नीड मीट नहीं हो रही है, या फिर वो पर्सनली अटैक्ड फील कर रहे हैं। भाई आपने जो कहा वो आपका व्यू है, आपके लिए पर्सनल अटैक कैसे हो गया? आपका कोई डर जागृत हो रहा है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो रहा है, दैट इज फॉर यू टू सी। और अगर वो हो भी रहा है तो उस बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आई एम बेटर की एक अप्रोच होती है कि मैं बेटर हूँ, आई एम द बेस्ट। तो इसमें हमारा फाइट शुरू होता है। देखिए इसका तरीका यही है, मैं एक स्पिरिचुअल लेंस दे देती हूँ लोगों को अगेन कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यूनिक बनाता है हमें। ये हमें गलत, सही, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा नहीं बनाता, ये हमें यूनिक बनाता है। और अगर मैं फाइट की बात करूंगी ना सुशील जी, आई वुड रियली, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू माय ओन लर्निंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। रिश्तों की सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ था। रिश्तों का युद्ध था, रिश्तेदारों के बीच में, भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, परिवार के बीच में, उसका बेस रिलेशनशिप्स था। लेकिन फाइट एक कंडीशन में अलाउड है, जो भगवान कृष्ण ने कराई। जब आप आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, उसको आत्मरक्षा कहा जाता है। आप जब डिफेंड करने के लिए उस स्टेज पे कि बात आपके स्वाभिमान पे आ गई है, अगर आप तब सिर्फ डिफेंड कर रहे हो लेकिन उसमें किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो,
that is always allowed in relationships. I spiritually feel, and this has been energetically proven, कि this is what it is. Fight is only, देखिए बात करें इंडिया पाकिस्तान की भी, डिफेंस इज, अगर आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो वो आके आपको मारेगा. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कृष्ण अगर तू तीर नहीं चलाएगा तो ये मारेंगे. ओनली देन कृष्णा अलाउड दैट फाइट. बिल्कुल. और महाभारत में एक ऐसा भी पॉइंट आया था जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक कर दिए गए थे, बिकॉज ट्रुथ वाज इम्पोर्टेंट, द वैल्यू वाज इम्पोर्टेंट. इतना हर्ट कर दिया गया था, वैल्यूज को तोड़ा गया था, जो द्रौपदी के साथ हुआ, जो कौरवों ने चैलेंजेस दिए, वो सब वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट था. तो ट्रुथ को सेव करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा रूल्स तोड़ो. बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें रही हैं. बहुत बढ़िया, बड़ी इंटेंस चर्चा चल रही है श्रोताओं, और यहाँ मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक बनता है और ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं. और आज जो विषय हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग ज्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ही ओवर सेंसिटिव, और किस तरीके से वो अपने जीवन को संभाल नहीं पाते हैं. इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है मंथन विद मधुलिका तनेजा, और आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम रेडियो नोएडा 107.4 पर. मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया. मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया. मेरे दिल कहीं और चल. चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो. चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो. इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया. मेरे दिल कहीं और चल. चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चला. चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया. लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन, चुप रहा बेरहम आसमां. मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया. मेरे दिल कहीं और चल. वेलकम बैक. रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है. मैं हूं सुशील भारती और प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा, और आज हम बातचीत कर रहे हैं रिश्तों की, और आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, कि जिसमें किस तरीके से हम उसको सही सकते हैं, संभाल सकते हैं. ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की हैं कि बहस और झगड़े क्यों बार बार रिपीट होते हैं. मधुलिका जी, एक टाइम ऐसा भी आता है कि लोग जो हैं उनसे अगर पूछो, उनके अंदर चल रहा होता है बड़ा हंगामा, बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा है, विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है, मन के अंदर बहुत उमड़ घुमड़ चल रही होती है, परेशानियां चल रही होती हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को दबाते रहते हैं. जी. और ये कहते रहते हैं कि कोई उनसे पूछे कि हाउ आर यू, बोले हाँ ठीक है. चेहरा अगर ये बता रहा है कि भाई अंदर नहीं है ठीक, बट उसके बावजूद दे आर नॉट ओपन अप, वो बताना नहीं चाहते, दबाए हुए हैं. और वो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन से दबाए हुए हैं, सालों साल दबाए हुए हैं. तो दबाते 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 ये कहते कहते कि मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वो अपना काफी गड़बड़ कर लेते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं. तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे. देखिए सुशील जी, आई एम फाइन एक
स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स जिसको कन्वेंशनल ग्रीटिंग में यूज किया जाता है, ये हमने वायर कर लिया है, मेंटल कंडीशनिंग कर लिया है कि हाउ आर यू, कोई भी पूछे आप कितने भी वल्नरेबल हो, आप कितने भी गुस्सा आपके मुंह से निकलता है, आई एम फाइन। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे पूछता है कोई, मैं परेशान होता हूँ कि भाई हाउ आर यू, तो मैं कहता हूँ उसको, मैं बोल दूं कि आई एम नॉट फाइन। या इनफैक्ट सुशील जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जेन्युइन रिलेशनशिप में भी हम घर जाएं, अपने ही पार्टनर है, अपने ही बच्चे हैं या फिर अपने ही प्रियजन है, हम घर जाएं और हाउ आर यू जब हम पूछते भी है ना, अपने आप से सवाल करें, इज इट अ जेन्युइन इंक्वायरी? डू वी रियली जेन्युइनली आस्क दैट हाउ आर यू, लाइक यू नो, व्हाई कांट यू सी, if there is a genuine inquiry, then who's stopping? मैं कहती हूँ, who's stopping you to say I'm not good today? I really don't feel okay today. I'm very sad today. ये space जेन्युइन, सबसे पहली बात एक जेन्युइन इंक्वायरी से आता है, क्योंकि ये जो मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है, एक नॉमेनक्लेचर बन चुका है, एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बन चुका है, वो तो हम सबको पता है, हम सबको अंदर से पता है कि आई एम फाइन, मैं बोल रहा हूँ बट आई एम नॉट फाइन, बट वी हैव टू डू दिस सेल्फ इंक्वायरी कि मुझे रोका किसने है बोलने से। सबसे पहली बात, सेफ स्पेस हम ढूंढते हैं कि मैं किससे कह सकता हूँ, कौन मुझे जज नहीं करेगा, कौन मेरे इमोशंस को, या किसके पास फुर्सत है, अपने इमोशंस को समझते नहीं है लोगों से, दूसरे के हम संभाल पाए, समझ पाए, उनको वो सेफ स्पेस दे पाए। ये एक प्रैक्टिस है सुशील जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। एक किसी की बात सुन लेने से ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, मगर ये अवेयरनेस क्रिएट करने का स्पेस है कि यस दिस इज प्रैक्टिस्ड, ये स्किल है कि हम प्रैक्टिस करने से इसको बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। तो ये जो एक आई एम फाइन कहने की आदत है, ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग का मतलब क्या है सुशील जी? कंडीशनिंग का मतलब है कि जिन कंडीशंस में हमें प्यार मिला, आप मुझे बताइए, जब बच्चा गुस्सा होता है ना, बच्चे को समझाया जाता है अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, जब बच्चा रोता है उसको बोलते हैं बहादुर बच्चे रोते नहीं है। बच्चे का जो मन होता है ना, 12 साल से पहले इंटेलिजेंट ब्रेन होता ही नहीं है, सिर्फ इमोशनल ब्रेन होता है, और उसकी एक ही भूख होती है, मुझे प्यार चाहिए। तो प्यार कैसे मिलेगा? बहादुर बनने से। प्यार कैसे मिलेगा? गुस्सा ना करने से। मेंटली इमोशन, क्योंकि ये सारी लर्निंग हमारी, ये जो इमोशंस की लर्निंग है, ये इमोशनल ब्रेन ने करी है, ये हमारा 90% हिस्सा है। आप समझिए इस बात को, जो हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दैट इज ओनली 10%। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, जहाँ पे हम इंटेलिजेंट थॉट सोचते हैं, हमारा इमोशनल ब्रेन जो रिएक्ट कर देता है दैट इज 90%। तो जब हमारी 90% ब्रेन की कंडीशनिंग ये है कि प्यार तब मिलता है जब गुस्सा ना जाहिर किया जाए, मेरा उदास होना गलत है क्योंकि मुझे स्माइल करना चाहिए। हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि प्यार, और हमारी जरूरत क्या है? प्यार। मैंने शुरुआत ही वहां से करी, हम सब प्यार चाहते हैं। तो ये दुनिया ने कंडीशनिंग कर दी हमारी कि हमें प्यार कैसे मिलेगा? जब अच्छे लगते हो, अच्छे दिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा देते हो, तो प्यार मिलता है, तो हम वही बन जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश लगी रहती है कि हम बस अच्छे लगे, अच्छे बने, अच्छा बोले, अच्छा दे, और दे देकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। और ये जो मैं आपको सच बोलूं, ये एक ना फ्रॉड है कि इनऑथेंटिक फेस है हमारा, जो मास्क लगा के हम घूमते हैं, अंदर हम सैड हैं, बाहर हम हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं, बट यूनिवर्स से तो हम ये सब बातें नहीं छुपा सकते। दैट इज वाई साइंसेज आर सो इतनी प्रबल हैं आज मॉडर्न एज में। ये साइंसेज इतनी एम्पावर्ड साइंसेज हैं जो हमें ये समझाती हैं कि भाई आपकी इंटरनल वाइब्रेशन जो अंदर है बहुत, मैं तो कहती हूँ शुक्र है भगवान ने हमें एक चेहरा ऊपर से दिया है कि लोगों को दिखा दो कि तुम ठीक हो, मगर सेल्फ इंक्वायरी कौन करेगा? वो हम करेंगे कि हमारे अंदर अगर कोई मधुलिका जी, बोलना शायद लोग इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि जैसे एक गाना आया था पुराना, तो वो गाना जो बोलता था कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम जब देखा मैंने तो मैं अपना गम भूल गया। तो लोग सोचते हैं कि दुनिया में तो वैसे ही बहुत गम है, नहीं तो किसको मैं बोलूं अपने मन की बात, और कौन मेरी बात को ट्रस्ट करेगा? तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी तो ऐसे गाने बना दिए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महसूस किया गया है, जिसने लिखा है उसने महसूस किया है कि उसको सेफ स्पेस नहीं मिला है। मगर सुशील जी, यूनिवर्स इज अबंडेंट एंड इट हैज एवरीथिंग टू ऑफर अस। आई रियली वांट एवरी लिसनर टू राइट इट डाउन इन देयर most special place in their life, that this universe loves us and is ready to offer us everything that we ask, but we ask from deservability. मतलब भगवान के बच्चे के पास उस पास क्या कमी हो सकती है? मैं ये किसी टेक्स्ट बुक से लिखी हुई बात को पढ़कर नहीं बोल रही हूँ। मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च किया, मैंने अपने ऊपर
इस्तेमाल करिए। और मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, इन सब चीज़ों को एंजॉय किया है और आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमें ओपन अप होना है, हमें ओपन अप होना है और ये नहीं कहना है कि भैया नहीं है ठीक तो बिल्कुल बोल दीजिए कि आई एम नॉट फाइन, है नहीं, उसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत तो कहीं है ही नहीं। तो श्रोताओं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मधुलिका तनेजा जी और प्रोग्राम का नाम है मंथन। आप सुन रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं लूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल जो आपकी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़े होंगे। ले लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूँगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूँगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूँगा तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहाँ ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ
बस है खताएं मेरी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। वेलकम बैक। रेडियो नोएडा 107.4 पर प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटेंस विषय पर। मैं कहूँगा इंटेंस चर्चा है, विषय तो बहुत ही सिंपल है, लोगों ने बना दिया है बहुत ज़्यादा उसको। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे मधुलिका जी कि मैं ठीक हूँ, लोग कह रहे हैं, लोग अपने आप पे ढाल लिया है उन्होंने कि भाई सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट द पॉइंट इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, दे आर नॉट बीइंग ओपन अप एंड उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसके बावजूद भी जैसे कि आपने बताया कि कंडीशनिंग जो है वो शुरुआत से ही लगातार की जाती है और जिसकी वजह से लोग ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि men don't cry, तो वो भी बड़ी सारी चीजें हैं। तो अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, भैया अगर आपको मन कर रहा है रोने का तो रो लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और एक कवि थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बिल्कुल, है नहीं? तो ये बोझ लेकर के जो चल रहे हैं तो इसको बोझ लेकर के नहीं चलना है। जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? यही एक जो आपने बात बोली, कितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। यहाँ पर मैं लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहूंगी कि ये जो सामान है ना, ये हमारा इमोशनल सप्रेशन है। हम रिश्तों में जितना मर्जी तलाश करते रहें, ये हमें तब तक नहीं मिलना शुरू होगा जब तक हम अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू करेंगे। सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप होता है चेंज का। आप जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं ना, तो शुरुआत बदलाव आपसे होता है। सबसे पहले आप बदलिए, आप खुद में तलाश करिए कि आपके अंदर किस चीज़ की ज़रूरतें हैं जो आप महसूस करते हो। बिल्कुल मधुलिका जी, मैं टोकूंगा यहाँ पे आपको कि लोग जैसे बाहर देखते रहते हैं, जो महल है, परेशानियां हैं, उसको बाहर देखते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, कि क्या आपको अंदर देखने की शुरुआत करनी चाहिए, अपने मन के अंदर की चल क्या रहा है, हम परेशान क्यों हैं, यानी थोड़ा सा रुक करके, थम करके, क्या ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। ये जो दुनिया है ना सुशील जी, ये हमारा मिरर है। हम दुनिया में जो देख रहे हैं, लोगों में जो देख रहे हैं, ये आईना देख रहे हैं हम। आप आईने में जो दिख रहा है उसको बदलने के लिए आईने को साफ करेंगे या अपना चेहरा साफ करेंगे? जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन आपका है, कहाँ काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। देखिए, ईगो माइंड कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते क्योंकि आसान है ये कहना कि दूसरे की गलती है। ये वो आसान तरीका है लोगों पे इल्जाम लगाने का कि उन्होंने ऐसा बोला, वो गलत थे, वो ऐसा करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी ताकत होती है, जहाँ पर आप अपने अंदर ढूंढना शुरू करते हो कि यार मुझ में क्या चेंज है जो मुझे लाने की जरूरत है। और जहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो और अपने आप को हील करना शुरू करते हो, अपने अंदर सेल्फ लव की जर्नी शुरू करते हो, तो आप देखते हो कि प्यार तो जीवन में स्वतः आता है। क्योंकि साइंस है, आप ह्यूमन मैग्नेट है। मैग्नेट कभी चीजों के पीछे भागता है या मैग्नेट के पास चीजें आती हैं? बताइए। जो भी आपकी फीलिंग है वो मैग्नेटिक होती है। अगर आप वाइब्रेट क्रिटिसिज्म पे, अब्यूज पे, सैडनेस पे, एंगर पे करते जा रहे हो, तो आप वही मैग्नेट है आपका, आप अट्रैक्ट करोगे। तभी वही आपने जो बात बोली, जितना कम सामान रखोगे, दूसरी बात जैसा सामान रखोगे वैसे ही लाइफ देखने को मिलेगी आगे। तो ये सामान हल्का करना बहुत जरूरी है, जिसको हीलिंग साइंस बोलते हैं। वी हील इमोशनल सप्रेशन बिकॉज दैट इज मैग्नेटिक। बिल्कुल, अपने पे काम करना है। एक कवि ने और कहा था कि वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। तो अगर इस तरह की भावना रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर तो अपने ऊपर करना पड़ेगा। मतलब पड़ोसी को मत देखिए, किसी का दुख देख कर लगे कि अगर मेरा बेहतर है और इससे आपको खुशी मिल रही है, तो ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल मधुलिका जी, प्यार होने के बावजूद, अगर हम प्यार कह रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि प्यार होने के बावजूद, चलिए मान लिया कि हमने बहुत सारी चीजें की, बड़ा एडजस्टमेंट किया, बड़ी सारी चीजें हमने संभाला, प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते क्यों नहीं टिकते? ये तो बिल्कुल हम इस बातचीत की जो फाउंडेशन हमने रखी, जो हमने बातचीत करी है,
ये उसका बिल्कुल कंक्लूजन है। अब जो आपने सवाल पूछ लिया है कि जो प्यार है, मैंने बात करी थी, प्यार ऊर्जा है। और आप ऊर्जा का मतलब समझते हैं, जो फ्यूल करती है रिलेशनशिप को। इसका क्या मतलब है, सोच के देखिए। जो ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो जहाँ पर है वो उस जगह को फ्यूल कर देगी, उस चीज को चलाएगी अपने चलाएगी। तो जहाँ पे गाड़ी चल पड़ेगी, गाड़ी चल पड़ेगी। अगर प्यार, देखिए रिश्ते के ना, अब मैंने आपको इमोशनल नीड्स भी समझा दी हैं। रिश्ते के फाउंडेशन, बेस दो हो सकते हैं, या तो प्यार है या फिर नीड है। और इन दो कंडीशंस में हम रिश्ते बनाते हैं लोगों से। या तो स्वाभाविक तरीके से एक इंसान आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं, आप प्यार करते हैं उनसे, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज है, आपकी कोई जरूरत पूरी होती है उस रिश्ते से। अनकंडीशनल लव पहली कैटेगरी। इसीलिए प्यार के लिए हमेशा अनकंडीशनल क्यों कहा गया। किसी और अनकंडीशनल सैडनेस तो नहीं बोली गई, अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड भी नहीं बोला गया। ग्रेटिट्यूड के लिए भी हम कहते हैं कारण ढूंढो और ग्रेटिट्यूड करना सीखो। लेकिन लव के लिए अनकंडीशनल कहा गया। सुशील जी, मैं जो बात कह रही हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस करी है अपनी हीलिंग के बाद। There was a time when I used to feel that people don't love me and I was an overgiver in relationships. I was an overgiver, I was exhausted, I was overwhelmed, I went into depression. I had been taking medicines and all the reason was one, that I'm not loved. बट मैंने अपनी कॉन्शियसनेस जर्नी में, अपनी हीलिंग जर्नी में ये सब काम किया अपने ऊपर। और मैं खुद आज ये दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने उस प्यार को महसूस किया है अपने जीवन में, जहाँ पे मुझे लगता है कि द पर्सन who loves me, I am more important। जहाँ पे उनकी मैं है ही नहीं, जहाँ पे मैंने महसूस किया वहाँ पे I एग्जिस्ट नहीं करता, अहंकार है ही नहीं, ईगो है ही नहीं, वहाँ पे you are important। ये फीलिंग होती है जहाँ प्यार होता है। लव इज, आपने सुना होगा, इज ओनली अबाउट गिविंग, इज नॉट अबाउट टेकिंग। अगर आप प्यार करते हैं तो आप देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और यहाँ तो लोग कटोरा लेके घूम रहे होते हैं कि भाई मुझे प्यार दे दो। देखिए मर्सिडीज में बैठे हुए से अगर आप कटोरे में मांगेंगे ना तो आपको 2 रुपए या 10 रुपए देगा, उसकी जेब में चाहे लाखों रुपए हैं, क्योंकि आप भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांगने वाले को भीख ही मिलेगी ना, भीख के रूप में ही प्यार मिलेगा। आप अपने आप को खुद संपन्न महसूस नहीं करते, आप डिवाइन हैं, हम सब यहाँ पर सोल्स हैं, और अपने आप में कंप्लीट और संपूर्णता ही तो महसूस करना चाहते हैं कि हम संपूर्ण महसूस करें। और वो संपूर्ण महसूस करने के लिए हम प्यार चाहते हैं। प्यार में सब कुछ हो जाता है, प्यार संपूर्ण बना देता है। तो मैं यही सब श्रोताओं को बोलूंगी कि चाहे प्यार हो, देखिए प्यार होने पर भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, प्यार होने पर भी इमोशनल चैलेंजेस आते हैं रिश्तों में, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो लोग अलग हमेशा ही होते हैं। दैट्स बात है, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पर। एग्जैक्टली, आपका प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा या डिफरेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज अलग नहीं होंगी। दोनों कंडीशंस में, चाहे नीड का बेस है रिश्ते में कि आपको उनकी जरूरत है या प्यार है, दोनों में आपको ये मान के रखना है कि रिलेशनशिप का एक ही फॉर्मूला है, इट इज अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस कमिटमेंट। जहाँ पे आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि थ्राइव करे रिश्ता, यू हैव टू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन इन योर माइंड दैट रिलेशनशिप नीड्स अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस कमिटमेंट। ठीक है, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये इमोशनल नीड्स अगर आप पूरी करेंगे, जहाँ पे आप इमोशनली अवेलेबल हैं, आप उनको सेफ फील करते हो, आप उनके डिफरेंसेस को डिफरेंसेस की तरह सेलिब्रेट करते हो, उनको ऑनर करते हो, उनसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते हो, द लव हैज टू flow there. Love is automatic response. It's an output of all these. एक सवाल यहाँ पे बनता है मधुलिका जी कि एक बार मैं जावेद अख्तर साहब को सुन रहा था, तो जावेद अख्तर साहब से पूछा गया कि भाई आपकी क्या शबाना साहब जी से कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको बताऊं कि शबाना जी से मेरी दोस्ती इतनी पक्की है कि शादी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। Exactly. I definitely, I'm with this, what he said, कि दोस्ती सबसे प्यारी चीज है। अगर हम रिश्तों में दोस्त बना लेना अपने साथी को, और तो वही आपने कहा कि अगर आपका ओपिनियन में भी अगर डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें होंगी ही होंगी प्रेम के बावजूद भी, लेकिन अगर दोस्ती है तो शादी या कुछ भी जो भी है वो कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो सारी चीजें ओवरकम हो जाएंगी। दोस्त एक जैसे होते हैं, they're two equals। वहाँ कोई जज नहीं करता, वहाँ पे कुछ बहुत खुल करके सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका जी, बहुत अच्छी चर्चा रही, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि एपिसोड अगर लोग इन टिप्स को अगर अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो टूटने से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नोएडा से बात करने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती